स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? सो भाई, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड हाजिर हो चुके होंगे आज के इस प्यारी सी सेशन में, आज की इस प्यारी सी वीडियो में, जहां मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ हमारा पर्यावरण, इसका क्विक रिविजन। सारे चैप्टर्स के क्विक रिविजन आपको मिल गए हैं, लेकिन ये चैप्टर हमारा भी बाकी है। सो मैंने सोचा क्यों ना इस पर ही एक वीडियो बनाई जाए। सो जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसे पढ़ने के लिए हो जाइए तैयार। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण मतलब हमारे चारों तरफ का आवरण जिसमें हम रहते हैं, जहाँ पे कई सारी चीजें मानव निर्मित भी होती हैं और कई सारी चीजें प्राकृतिक भी होती हैं, जिनका प्रयोग हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न किसी फॉर्म में कर रहे होते हैं। हमारी धरती पर कई सारे सजीव होते हैं और हर एक सजीव का अपना एक क्या होता है, काम होता है। जीवन के लिए, जीवन यापन करने के लिए, खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए वो कई सारी क्रियाएं करते ही हैं। उनमें से एक हम भी हैं। हम जॉब पर जाते हैं, यहाँ दूसरे जीव जॉब पर नहीं जाते हैं, लेकिन अपना जीवन यापन करने के लिए वो काफ़ी समय अपने भोजन को देते हैं, भोजन बनाने में देते हैं, भोजन को ढूंढने में देते हैं। हमारे साथ ऐसा है कि हमें जॉब करनी होती है, अपनी दिनचर्या मेंटेन करनी होती है, अपने बॉडी पर ध्यान देना होता है, मल्टीपल चीज़ें होती हैं, है ना। तो इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पारितंत्र यानी इकोसिस्टम क्या है। पारितंत्र, इसके संगठक क्या है, चलो इस पर चर्चा करते हैं। सभी जीव जैसे कि पौधे हो गए, जंतु हैं, सूक्ष्म जीव हो गए और मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर कई सारी क्रियाएं होती हैं तथा प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से इकोसिस्टम बनाते हैं, है ना, और आपस में मिलकर यही पारितंत्र का निर्माण करते हैं। अतः एक पारितंत्र में सभी जीवों के जैव घटक तथा अजैव घटक ये होते हैं, और भौतिक कारक जैसे टेम्परेचर हो गया, पानी हो गया यानी वर्षा हो गया, एयर हो गई यानी कि वायु हो गई, मृदा हो गई तथा खनिज इत्यादि क्या होते हैं, अजैव घटक होते हैं। इसी के साथ उदाहरण के लिए यदि आप बगीचे में जाएं तो आपको विभिन्न पौधे जैसे घास हो गया, वृक्ष हो गए, गुलाब हो गए, चमेली हो गया, सूर्यमुखी हो गया, जैसे फूल वाले सजावटी पौधे तथा मेंढक, कीट आदि पक्षी जैसे कई सारे जंतु भी दिखाई देते हैं, बिल्कुल दिखाई देते हैं। ये सभी सजीव परस्पर आपस में मिलकर बहुत सारी क्या करते हैं, क्रियाएं करते हैं, और इनकी वृद्धि हो गई, चाहे जनन जिसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं, अन्य क्रियाकलाप पारितंत्र के अजैव घटकों द्वारा ही प्रभावित होते हैं। यहाँ पर ये जो बगीचा है, जो कई सारी चीज़ों से मिलकर बना है, बगीचा ऐसा नहीं होता है कि जिसमें केवल कुछ पत्तियां लगी हों, फूल लगे हों तो वो बगीचा होगा, नहीं। कई सारी चीज़ों से मिलकर ही बगीचा बनता है, जो कि मानव निर्मित होता है। बगीचा भी एक तरीके का क्या है भैया, पारितंत्र, यानी कि बच्चे क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम होगा। वन, तालाब तथा झील पारितंत्र के अन्य प्रकार हैं। ये प्राकृतिक पारितंत्र है, जबकि बगीचा तथा खेत जो है भाई वो मानव निर्मित पारितंत्र होता है। क्या होता है, मानव निर्मित पारितंत्र होता है। इसी के साथ हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक वर्गों में बांटा गया है। आइए स्मरण करने का प्रयास करते हैं जो हमने स्वनिर्वाह पारितंत्र स्वयं बनाया था। क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अपघटक क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है, और इसी के साथ साथ उत्पादक क्या होता है। सारे ही हरे पौधे और जो नील हरित शैवाल होती हैं, यानी कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं भैया, वो क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और इनमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्या होती है, क्षमता होती है, और ये इसी वर्ग में आते हैं तथा क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। पेपर में पूछा जाता है उत्पादक किसे कहते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया जहां पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पौधे होते हैं वही वो अपना खाना बनाते हैं। साथ ही साथ उन्हें क्या चाहिए होती है, सनलाइट तो चाहिए ही होती है, हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए होती है, और क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, जो कि उन्हें जड़ों से मिलता है। ये सारी चीजें आपस में मिल जाती है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और फिर हरे पौधे और नील हरे शैवाल अपना खाना बनाते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट आते हैं, है ना, जैसे अब हमारी धरती पर इतने सारे सजीव हैं तो सब सभी एक ही तरीके का खाना थोड़ी ना खाएंगे भाई। किसी को कुछ खाना पसंद है तो किसी को कुछ स्वपोषी हैं तो कुछ परपोषी हैं, ठीक है। अब सुनो, आहार श्रृंखला एवं जाल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारी प्रकृति में आहार श्रृंखला के बारे में बात करें तो ये वन का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो है वन में, घास के मैदानों में, और इसी के साथ तालाबों में हम यहाँ सीक्वेंस देख पा रहे हैं। अब क्या होता है, खाद्य श्रृंखला सभी के लिए अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम
अपनी ही बात करें तो क्या हम घास फूस खा सकते हैं? हम घास फूस नहीं खा सकते हैं, लेकिन हाँ, हम अपने भोजन के लिए प्लांट्स पर तो डिपेंड होते हैं, हम एनिमल्स पर भी डिपेंड होते हैं। कैसे डिपेंड होते हैं भाई? हम अपने फूड के लिए पौधों पर कैसे निर्भर हैं? क्योंकि ध्यान से सुनो, हमारे यहाँ होता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर होता है जिसके माध्यम से हमें तरह तरह के ग्रीन्स मिलते हैं, अनाज मिलते हैं, जिससे हमें गेहूं हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। इसी के साथ हम प्लांट से क्या मिलती है? वेजिटेबल्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं। तो जिंदा रहने के लिए तो हमें चाहिए ही चाहिए। लेकिन भाई ह्यूमंस में भी अगर मैं बात करूँ, कुछ लोग शाकाहारी होते हैं तो कुछ लोग मांसाहारी भी तो होते हैं, जो अपने फूड के लिए एनिमल्स पर भी डिपेंड होते हैं। उन्हें मांस मछली खाना बहुत पसंद है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एनिमल से केवल मांस मछली ही मिले। भाई मिल्क कहाँ से मिलेगा? तो वो भी हमें एनिमल्स के थ्रू ही मिलेगा। शहद कहाँ से मिलेगा? मधुमक्खी से मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम अपनी चीज़ों को लेकर प्लांट्स पर भी डिपेंड है और एनिमल्स पर भी डिपेंड है। पर ऐसा नहीं है कि सारे ही जीव जो है वो इसी पर डिपेंड है, नहीं। अब जैसे एक बिल्ली है, तो बिल्ली के लिए खाना क्या होगा? वो हमेशा चूहे को ढूंढने की तरफ ही लगी रहती है, क्योंकि उसको चूहा ही खाना होता है। वैसे तो वो कुछ भी खा पी सकती है ना। वो डिपेंड करेगा, घर में अगर किचन में कोई सामान खुला है, दूध खुला रखा हुआ है कहीं पर, तो वो आके फटाक से पी लेगी, उसको तो बस पेट भरना है अपना। तो लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि एक बिल्ली है तो वो कुत्ता ही खा लेगी, नहीं। एक फूड चेन प्रॉपर बनी होती है, आहार श्रृंखला बेसिकली जिसे हम कहते हैं। सो यहाँ पर एक छोटू से एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझाया गया है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट आते हैं अब हम आगे की तरफ। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी जो है वो एक पोषी स्तर बनाते हैं। 4 पोषी स्तर होते हैं, यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला होता है उत्पादक, फिर होता है प्राथमिक उपभोक्ता, फिर होता है द्वितीयक उपभोक्ता और फिर होता है तृतीय उपभोक्ता। हमेशा ध्यान से सुनना, यहाँ तक एनर्जी लेवल कैसा होता है? हाई होता है। और जैसे जैसे पोषी स्तर में हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे एनर्जी लेवल भी क्या होता जाता है? कम होता जाता है। हम सभी अलग अलग कैटेगरीज में इनमें रखे जाते हैं, हम सबकी कैटेगरी सेम नहीं है। जैसे कि कभी आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा हो, वैसे अभी तक तो नहीं पढ़ा होगा। क्लास 9th में भी क्लासिफिकेशन नहीं है और क्लास 10th में भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 11th में साइंस लेते हैं, बायो लेते हैं, तो आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना होगा। हमारे शरीर का पढ़ोगे आप, या फिर आप एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, तो आपको पता होगा कि जलीय जीवों को अलग कैटेगरी में रखा जाता है, ह्यूमंस अलग कैटेगरी में होते हैं, प्लांट्स अलग कैटेगरी में होते हैं। प्लांट्स पढ़ने जाओगे तो पादपों का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण अलग होता है। तो सबको अलग अलग भागों में बांटा गया है, भले ही हम सब सजीव है, ठीक है। सो आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर बनाते हैं। स्वपोषी तथा अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर के अंतर्गत आते हैं। स्वपोषी मतलब जो अपना खाना स्वयं ही बनाते हैं, ठीक है। सो स्वपोषी और जो उत्पादक होते हैं ना, वही किसके अंतर्गत आते हैं? प्रथम पोषी स्तर के अंदर। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और सौर ऊर्जा का स्तरीकरण करके उन्हें विषम पोषियों अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ताएं जो है ना, ये द्वितीय पोषी स्तर में आते हैं। जितने भी शाकाहारी होंगे, जो अपने खाने के लिए केवल शाक सब्जियों पर ही निर्भर होंगे, वो हो गए, है ना। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता, और इसी के साथ साथ प्राथमिक उपभोक्ता ये द्वितीय पोषी स्तर, और छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीय उपभोक्ता ये तृतीय पोषी स्तर, और बड़े मांसाहारी अथवा तृतीय उपभोक्ता ये सभी चौथे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। सो हमने जाना, पेपर में पूछा जाता है कौन किसका निर्माण कर रहा है और कौन किसके अंतर्गत आता है, इस सीक्वेंस को ध्यान रख लेना, ठीक है। और अगर पेपर में ये बनाने को आ जाए, अगर ये तुम बना दोगे फिर तो बहुत अच्छी बात है। पहले पे उपभोक्ता उत्पादक कर देना, फिर क्या हो जाएगा? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा, ठीक है। चलो, सो हम जानते हैं कि जो भोजन हम खाते हैं हमारे लिए ऊर्जा स्रोत का काम करता है। बिना भोजन खाए क्या हमें एनर्जी मिल सकती है? बिल्कुल नहीं मिल सकती है। खाना खाते हैं तभी ताकत आती है भाई, तभी एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है। और ऊर्जा किसके फॉर्म में मिलती है? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में मिलती है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में मिलती है। क्लियर? सो हमने जाना कि हम जानते हैं कि भोजन हम खाते हैं हमारे लिए ऊर्जा स्रोत का कार्य करता है तथा विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा हमें प्रदान करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम घर में मम्मी पापा से गुस्सा हो जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, तो क्या हमारे अंदर एनर्जी बनी रहती है? नहीं। थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें भूख लगना स्टार्ट हो जाती है और एक टाइम के बाद हम इरिटेट होने लगते हैं, चिड़चिड़ाने लगते हैं भूख के मारे, और फिर भाई थोड़ा सा हमें कोई मनाता है और हम खाना पीना खा लेते हैं। सो खाना खाने से ही हमें बॉडी में क्या मिलती है? एनर्जी, यानी कि ऊर्जा मिलती है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों की परस्पर कई सारी अनन्य क्रियाएं, मतलब बहुत सारी क्रियाओं में निकाय के एक घटक से दूसरे में ऊर्जा का प्रवाह होता है। मतलब एक से दूसरे में एनर्जी जो है वो उसका आदान प्रदान होता है या वो एनर्जी पहुंचती है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, स्वपोषी और सौर प्रकाश में
जिसमें निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में इसे बदला जाता है। सो बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश। तो यहाँ पर जो स्वपोषी होते हैं वो सौर प्रकाश में जो ऊर्जा निहित होती है उसको ग्रहण करते हैं और उसे किस में बदल दिया जाता है, केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये ऊर्जा संसार के संपूर्ण जैव समुदाय की सभी क्रियाओं के संपादन में क्या होती है, सहायक होती है। स्वपोषी से ऊर्जा जो है वो विषम पोषी एवं अपघटकों तक जाती है। जैसा कि ऊर्जा के स्रोत नामक पिछले चैप्टर में हमने ये जाना था कि जब ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है तो हमारे इन्वायरमेंट पर्यावरण में ऊर्जा की कुछ मात्रा का अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में ह्रास या फिर बेटा कमी भी हो जाती है। चलो कुछ और चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं, कुछ और चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। और वो क्या है, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह का विस्तृत अध्ययन किया गया तथा ये पाया गया कि क्या पाया गया कि एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग ही खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित तो होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं, ऊर्जा की बड़ी मात्रा का हमारे एनवायरनमेंट में ऊष्मा के रूप में कमी होती है और कुछ मात्रा का उपयोग डाइजेशन में, विभिन्न जैव कार्यों में, वृद्धि में एवं जनन में होता है। खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल जाता है और अगले स्तर के उपभोक्ताओं को ये उपलब्ध हो पाता है। क्लियर? चलो भाई, इसी के साथ अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है, क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध होती है। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, मैंने बोला था जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ऊर्जा भी कभी क्या होता जाएगा, ह्रास, कमी होती जाएगी। सो उपभोक्ताओं के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा ही उपलब्ध हो जाती है। आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण की होती है और प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास या कमी इतना अधिक होती है कि चौथे पोषी स्तर के बाद उपयोग ऊर्जा की मात्रा बहुत ही कम, ना के बराबर रह जाती है। सामान्यतः निचले पोषी स्तर में जीवों की संख्या अधिक होती है, अतः उत्पादक स्तर पर यह संख्या सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में काफी अंतर होता है। सो अभी हमने खाद्य श्रृंखला जाना था, अब यहाँ पर है खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला की बात करें तो ये एक प्रॉपर किस में चलती है, चेन के फॉर्म में चलती है। ऐसा भी नहीं है कि कोई किसी को भी आके खा रहा है, नहीं, ये चेन के रूप में चलती है। लेकिन जो खाद्य जाल होता है उसका सीक्वेंस आप यहाँ देख सकते हैं। समझ पा रहे हो? जैसे हम किस पर डिपेंड है, तो हम प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड है। लेकिन कोई शेर अगर हमें देखेगा तो उसके लिए हम ही खाना होंगे, हमारे लिए कुछ और खाना है। तो ये जो हम देख पा रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि एक चीज का भोजन एक ही होगा, नहीं, कई सारी चीजें उसका भोजन हो सकती हैं। तो ये उसी का ही यहाँ पर क्या बताया है कि आहार जाल के बारे में बताया है। सो विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में काफी डिफरेंस अंतर होता है। आमतौर पर प्रत्येक जीव 2 या 2 से अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। अब जैसे हरे पौधे ही हो गए, तो हरे पौधे तो हम नहीं खाते हैं लेकिन वेजिटेबल्स खाते हैं। इसी के अलावा हम जो है फ्रूट्स भी खाते हैं। तो क्या केवल हम ही खाते हैं? नहीं, दूसरे जीव जंतु भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसी के साथ एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं तथा शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल बनाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? आहार जाल कहते हैं, जो कि यहाँ पर इसकी एक इमेज यूज की गई है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम ऊर्जा प्रवाह के चित्र 13.4 से 2 बातें स्पष्ट होती हैं। पहली, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक अथवा एक ही दिशा में होता है ना, बिल्कुल सही। एनर्जी जो है वो केवल सिंगल डायरेक्शन में ही जाएगी, एक ही दिशा में जाएगी। स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी और शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषी जीवों को उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में जाएगी। जैसे ये विभिन्न पोषी स्तरों पर क्रमिक स्थानांतरित होती है, वह अपने से पहले स्तर के लिए उपलब्ध नहीं होगी। सूर्य का प्रकाश उत्पादक, उत्पादक से शाकाहारी, फिर मांसाहारी और फिर शीर्ष मांसाहारी। दूसरी, प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की हानि के कारण प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा उपलब्ध ऊर्जा में उत्तरोत्तर ह्रास होता है, यानी कि उसकी कमी होती है। ठीक है,
चलिए अब एक लास्ट कहानी के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं, लास्ट कहानी को डिस्कस करते हैं। हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इसके लिए एक छोटी सी कहानी बताती हूँ मैं। ओजोन परत तथा ये किस प्रकार अपक्षयित होती है। सो ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, बिल्कुल सही बोला है। एंड इसी के साथ जबकि सामान्य ऑक्सीजन जिसके विषय में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, ये अणु में 2 ही परमाणु पाए जाते हैं ऑक्सीजन की अगर हम बात करें। जहां ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायविक जीवों के लिए आवश्यक है, क्योंकि हम सभी को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और ओजोन एक घातक विष है, परंतु वायुमंडल के ऊपरी स्तर में ओजोन एक आवश्यक प्रकार्य संपादित करती है। ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है और ये पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक होती है। जैसे उदाहरण के लिए ये गैस मानव में त्वचा के कैंसर का कारण भी बनती है। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? चलिए तो अब यहाँ पर इतना ही, मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को बता दिए। उम्मीद करती हूँ कि पूरे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सो मिलेंगे अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। वैसे तो नेक्स्ट वीडियो क्या, ये लास्ट चैप्टर था हमारा, तो सारे क्विक रिवीजन आपको मिल चुके होंगे, है ना। तो भाई सारे वीडियोस को अच्छे से देख लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और प्यारे प्यारे से कॉमेंट्स करके बताना ज़रूर कि कैसे लगे आपको ये सारी वीडियोज़। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।